नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण वर्मा है और आज मैं अरावली हिल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा है, आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अरावली हिल्स ही ट्रेंड कर रहा है। पर मुझे ये देख के थोड़ा-सा हैरानी हुई कि वो जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ हैं, वो सही बात अब तक नहीं लाने दे रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ओरिजिनली ये जो केस है, इन रे टी एन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और इसी के बेसिस पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी, जो इन री इश्यू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस 2024। तो एक रिट पेटिशन में था और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिस्कस करने के लिए एक ऐसा मैटर जिसको डिफाइन करना जरूरी हो गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल मुद्दे क्या थे। तो जो पहला मुद्दा था, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म एंड साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स। तो जो अरावली हिल्स है, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली में जो अरावली हिल्स है, इसकी जो डेफिनेशन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसको फॉरेस्ट नहीं माना गया है। तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट 1980 का बेनिफिट इसको नहीं मिलता। अब जो स्टेट्स हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली, ये इसको फॉरेस्ट मानते ही नहीं। अब जब ये फॉरेस्ट नहीं मानते, तो फॉरेस्ट एक्ट का प्रोटेक्शन भी ये नहीं देते और जिसकी वजह से जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया। अब ये जैसा कि आप मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट 1980 जो कि फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करता है। अब अरावली हिल्स वर नॉट यूनिफॉर्मली रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, दिल्ली का हो या ठीक है गुजरात का हो, तो वहाँ पे इसको क्या है, फॉरेस्ट लैंड में डिफाइन नहीं करा गया है। तो जिसकी वजह से ये एक अथॉरिटी देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि फॉरेस्ट नहीं है तो कोई छोटा-सा टीला है तो ठीक है, उसको आप क्या है, माइनिंग के लिए कर सकते हैं। अब 47 के बाद से ही ये जो पूरा अरावली रेंज है, इस रेंज में माइनिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। तो इस ग्राफ को आपको देख के पता पड़ेगा कि 1947 से ये राइज़ कर रहा है और राइज़ का एक पैटर्न है और ये 1990 और 2000 के बीच में यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी देखी। और उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ और 2000 के बाद से जब सुप्रीम कोर्ट इस पे थोड़ा-सा सीरियस हुई, तो हमें यहाँ पे देखना को मिल रहा है कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो धीरे-धीरे कम हो रही हैं। तो इसी माइनिंग को रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सीईसी को अपॉइंट करा और सो दैट उसको एक डेफिनिशन दे सके। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, तो उनका जो डेफिनिशन है, उसके बेसिस पे जो कोर्ट है, वो किसी भी तरह का प्रोटेक्शन जो है अरावली हिल्स को नहीं दे सकता। तो जो गोदावर्मन जूरिस्प्रूडेंस है, इसको फॉलो करते हुए क्या कहा गया? फॉरेस्ट मस्ट बी अंडरस्टूड इन इट्स डिक्शनरी सेंस, नॉट मेयरली रेवेन्यू क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, वो ब्रिटिश टाइम के हैं। और जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया में केवल और केवल प्रॉफ़िट के लिए थे। तो उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि अरावली एक पहाड़ है या कुछ और। तो इसी का फ़ायदा उठा के, क्योंकि उनने तो माइनिंग करानी थी, तो वही ट्रेंड चला आ रहा था। तो आज़ादी के बाद भी उस ट्रेंड को हमने नहीं रोका। जब आप इनके रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली, इसको किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं? गैर मुमकिन पहाड़, यानी वो एरिया जो पहाड़ नहीं हो सकता या बंजर या नॉन फॉरेस्ट। इसका फ़ायदा उठा के वो क्या कर रहे हैं? ग्रांटिंग माइनिंग लीज़, क्लेमिंग द लैंड वाज़ नॉट फॉरेस्ट। तो जब फॉरेस्ट नहीं है तो आप क्या है, उसमें एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, आप उसमें कटाई कर सकते हो, लीज़ पे दे सकते हो, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो अब जो सीईसी को सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हुए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। सीईसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। अब ये जो कमेटी है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं।
इसमें जजेस भी हैं, इसमें एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो इन सब ने मिलके इस कमिटी में वर्क करा और उसके बेसिस पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी। देखिए, अगर आप ग्लोबली हिल की डेफिनेशन देखेंगे, तो नॉर्मली हिल उस एरिया को बोलते हैं या उस डिपॉज़िट को बोलते हैं जो कम से कम 300 मीटर ऊँचा हो। तो अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखेंगे तो 100 मीटर जो है वो काफ़ी नीचे है। बहुत सोच समझ के डेफ़िनेशन दी गई है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 100 मीटर की ऊँचाई दी गई है, उसमें ये नहीं कि खाली जो टॉप है, उससे कनेक्टेड जो स्लोप है वो भी प्रोटेक्टेड है। साथ में इस जजमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, वहाँ पे कोर रिज़र्व एरिया की भी बात करी गई है। तो जब इसकी मैपिंग होगी तो उस मैपिंग में कुछ एरियाज़ को ऐसा आइडेंटिफ़ाई करा जाएगा, कोर एरिया। तो उस कोर एरिया में भले ही पहाड़ की ऊँचाई 100 मीटर ना हो, फिर भी वो प्रोटेक्टेड रहेंगे क्योंकि वहाँ की वाइल्ड लाइफ़ को प्रोटेक्ट करना है। तो जब वो उस डेफ़िनिशन में आ जाएगा, तब क्या होगा, स्टेट जो है वो अनऑथराइज़ या ऑथराइज़ माइनिंग को वो इनिशिएट नहीं कर सकता। एज़ अ रिज़ल्ट जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ़ है वो प्रोटेक्टेड रहेगी और जो हमारी अरावली रेंज है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 48 ए और 51 ए जी की बात है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करती है, या हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के है, जिसमें राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है। तो अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस केस की फाइंडिंग क्या है? तो अरावली हिल्स वर डिफाइंड यूजिंग साइंटिफिक जियोमॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया। तो जो मैपिंग है वो साइंटिफिक होगी, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग होगी, जिसकी वजह से क्या है, एक एक डिटेल्ड मैप डेवलप होके आएगा जो कि अभी तक मिसिंग है। अभी किसी भी रिकॉर्ड में अरावली हिल्स का कोई साइंटिफिक मैप नहीं है। दूसरा, कोर्ट ने जो वेग डेफिनेशन स्टेट्स ने दी, ठीक है, गैर मुमकिन पहाड़ की और बंजर और लाइकवाइज, उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब कोर्ट क्या करेगी? साइंटिफिक डेफिनेशन को एक्सेप्ट करेगी जिसमें वो कोर रिजर्व के बारे में बात करी है, कोर एरिया की बात करी गई है। तो इन एरियाज में पूरी तरह से माइनिंग क्या है, रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं उसमें क्या है, अडॉप्ट द साइंटिफिक डेफिनेशन। तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो भाषा है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो अरावली हिल को प्रोटेक्ट करने का जो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नॉर्थ एंड वेस्ट का, उसको मेंटेन करेगा। अगर ये जजमेंट नहीं आता तो कुछ सालों बाद शायद आपको अरावली हिल्स दिखाई ही नहीं देती। अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये लगता है कि ये जो जजमेंट है वो अगेंस्ट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उस रेंज में रहता है, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए राजस्थान में था, मैंने खुद वहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो पठार थे, छोटे-छोटे टीले थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये तो ट्रेंड है, और जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये जो ग्राफ है, आप इसको देख के आपको अंदाज़ा मिलेगा कि माइनिंग एक्टिविटी तो कंटिन्यू हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि माइनिंग एक्टिविटी अब शुरू होंगी या किसी